हेलो एवरीवन, ये वेलकम टू मैथ प्रोफेसर नोट। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरलिज्म को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड वीडियो है लिटरेरी थ्योरी पे। यहाँ पे हम पीवाईक्यूपी एनालिसिस कर रहे हैं अपने 2023 के नेट जेआरएफ के टारगेट को लेके। ठीक है, इससे पहले दो वीडियोस बनाए हैं, उसमें आप एमसीक्यूज देख सकते हैं जो हमने एनालिसिस किए हैं इन द डिटेल। ठीक है, अब स्ट्रक्चरलिज्म में हमें काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसा इसीलिए जो आपके स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन चुके थे, उनका जो थॉट था वो चेंज हो चुका था। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म हमेशा एक आपको डिफाइंड मीनिंग देता है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि किसी भी चीज़ का डिफाइंड मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ पे जो स्प्लिट हुआ, आपके रोलन बार थे वो बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गए। मिशेल फुकोल्ट का बिलीफ सिस्टम भी स्टार्टिंग में स्ट्रक्चरलिज्म वाला था, पर बाद में वो भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गए। हमारे पास आपके न्यू क्रिटिक्स में से एफआर लीविस है। ठीक है, पर उन्हें हम न्यू क्रिटिसिज्म में ही स्टडी करेंगे बिकॉज स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड उनसे कोई क्वेश्चन फॉर्म हुआ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास आपके हैं रोमन जैकॉब्सन। ठीक है, जिन्हें हम फॉर्मलिज्म में कवर करते हैं। इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है आपका लैंग्वेज का, क्योंकि उनसे भी कोई स्ट्रक्चरलिज्म में क्वेश्चन फॉर्म नहीं हुआ है, तो उन्हें भी हम फॉर्मलिज्म में ही पढ़ेंगे। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड, उन्हें हम कवर करते हैं। ठीक है, एंड बिसाइड दिस योर स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड। इसके अलावा आपको किसी और चीज पे रिलाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू गेट एक्सेस टू इट यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, राइट? यू कैन व्हाट्सएप एंड कॉल अस ऑन इट टू नो द डिटेल्स एंड इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ऑलराइट, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब करेक्टली द बेसिक assumption ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अब देखो स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि हम आइसोलेशन में किसी भी चीज को नहीं समझते, हम हर एक चीज को रेफरेंस में समझते हैं। अब आप बताओ, वॉर में आपसे पूछता हूँ कि वॉर का क्या मतलब होता है? क्या वॉर खुद में अपने आप को बता सकता है? वॉर से हमेशा रेफरेंस निकलेगा, फाइट के बारे में, आर्मी के बारे में, ठीक है, ब्लड शेड के बारे में। ठीक है, तो रेफरेंस हमेशा बाहर की ओर जाता है, हम रेफरेंस देते हैं। इंटरनली कोई इसका मीनिंग नहीं है, अपने आप में इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। आइसोलेशन में किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं होता। दैट्स व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म से दैट के पार्ट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि फाइट हो गया, आर्मी हो गया, ब्लड शेड हो गया, डेथ हो गया, ये सारे पिक्चर्स हमारे माइंड में आते हैं, फिर वॉर के बारे में हमें क्लियर होता है। ठीक है, तो पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे होके हमें एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सेंटेंस का हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये जब तीनों चीजें इकट्ठे मिलती हैं तो एक सेंटेंस फॉर्म होता है, तब एक चीज बनती है। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। जब अलग अलग यूनिट आपके इकट्ठे होके एक चीज को बनाते हैं, तब जाके कोई एक चीज प्रॉपर बनती है, ये कहता है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके एरिया में एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। ठीक है, अब अपने आप में राहुल क्या है? क्या आप बता पाएंगे कि राहुल क्या है? आप हमेशा रेफरेंस देंगे कि ही इज अ सन ऑफ मिस्टर शर्मा, राइट? ही इज अ फ्रेंड ऑफ रोहित, ही स्टडीज देयर, ही इज फ्रॉम शिमला। ये सारे रेफरेंस आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद आप जान पाएंगे कि राहुल कौन है, इसका बिहेवियर ऐसा है, इसका माइंडसेट ऐसा है। ठीक है, ये पीसफुल आदमी है, इस तरह से। ठीक है, अपने आप में राहुल कुछ भी नहीं है आइसोलेशन में, तो हम रेफरेंस में हर एक चीज को समझते हैं। दैट्स व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म सेज। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन वी हैव हियर इज स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसर्न्ड विद साइंस एंड सिग्निफिकेशन। बिल्कुल, हमने साइंस के बारे में बताया, सिग्निफाई करते हैं दूसरी चीजों की ओर, रेफरेंस जो हम देते हैं, तो सही है। तो अब दूसरा है यहाँ पे, अ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी कंसीडर्स ओनली वर्बल कन्वेंशंस एंड कोड्स। जो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है वो कंसीडर करनी वर्बल कन्वेंशंस कोड्स ही नहीं है, इसके अलावा भी चीजें हैं। ठीक है, वर्बल कन्वेंशंस के बारे में नहीं है। तीसरी चीज, सी, स्ट्रक्चरलिज्म बिगिन इन द वर्क ऑफ जैक्स देरिडा। ऐसा नहीं है, जैक्स देरिडा के वर्क में ये बिगिन नहीं होता है। इट बिगिन इन द 1950s। जो स्ट्रक्चरलिज्म आपका हुआ है 1950s में हुआ है, और इसका जो रूट है वो सॉस्योर की लैंग्वेज थ्योरी में है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, लैंग्वेज थ्योरी पे ही ये बेस्ड है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। एंड लेटर ऑन मोस्टली इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी आपका लेविस स्ट्रॉस। ये कैसे हैं जो कंप्लीट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, तो इन्हें हम कंप्लीटली यहाँ पे कवर करेंगे, इनके जितने भी टर्म्स हैं इन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वर्क भी आपका, ये ऑप्शन भी आपका राइट नहीं है। फिर है आपका डी, स्ट्रक्चरलिज्म चैलेंजेस द लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ दैट लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स अ गिवन रियलिटी। यस, इस बिलीफ को ये चैलेंज यहाँ पे करता है, क्योंकि जो आपका लिटरेचर है वो क्या है? वो स्ट्रक्चर ही है। वो किस चीज से बना है? वो लैंग्वेज से बना है, लैंग्वेज से बना है। और लैंग्वेज कभी रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, रियलिटी को नहीं बता सकती, बिकॉज जो लैंग्वेज को हम मीनिंग देते हैं वो हमारे होते हैं, वो कन्वेंशन के बेस पे होते हैं, क्योंकि वर्ड्स अपने आप में कुछ भी नहीं है।
ठीक है। और जो लिटरेचर है वो क्या है? इट्स जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। इसमें वर्ड्स ही तो लिखे होते हैं, ठीक है। और उन वर्ड्स को मीनिंग हम कहाँ से देते हैं? थ्रू रेफरेंस, ठीक है। वो कन्वेंशंस पे बेस्ड होते हैं। रियलिटी को कभी लिटरेचर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। इस चीज को ये चैलेंज करता है, तो ये सही है, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट, ऑल साइंस आर आर्बिट्ररी बट विदाउट देम वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड रियलिटी। बिल्कुल आर्बिट्ररी है, ठीक है। अब कैसे आर्बिट्ररी है? मैं कहता हूं CAT कैट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कैट अ फरी एनिमल है, ठीक है। ये फरी एनिमल है, ठीक है। ओके, व्हाट अ कैट, ठीक है। ये कैट है, ये मियाओ कर रही है, ठीक है। पर CAT वर्ड, लाइक यू नो, डज दिस वर्ड लुक लाइक दिस कैट? नहीं दिखता, इस कैट की तरह ये वर्ड नहीं दिखता, पर फिर भी हम इसे कैट कहते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। CAT कैट मतलब यही क्यों? कुछ और चीज भी तो हो सकती है। अब इस चीज को आप किस तरह से डिफेंड करेंगे, आप किस तरह से इस चीज को बताएंगे, इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस? इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। जहां पे कोई किसी भी चीज को डिफाइन करने का कोई लॉजिक नहीं है, वो चीज होती है आर्बिट्ररी। वो कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी, आर्बिट्ररी, एनीथिंग, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी लॉजिक बिहाइंड दिस। CAT, it refers to a animal, a furry animal which does meow, ठीक है। तो इसकी तरह तो कैट वर्ड आपका नहीं दिखता। तो ये रिलेशनशिप क्यों है इन दोनों के बीच? हम कैट को यही क्यों समझते हैं? तो विदाउट लॉजिक है ये, इसे इसीलिए आर्बिट्ररी हम कहते हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ADE हमारा राइट होता है। अब स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन दे के रखी है कि स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। फॉर इन सोशियो स्ट्रक्चरलिज्म कंसिडर लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिग्निफिकेशन। यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चरलिज्म शुरू हुआ है। इसके रूट्स जो है वो फर्दिनांद सोसियर की लैंग्वेज थ्योरी में है, ठीक है। तो इस आप डेफिनेशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि रोमान जैकॉब्सन का भी कंट्रीब्यूशन है, पर इनसे कोई यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म नहीं हुए हैं। तो जो भी इनसे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इस डेफिनेशन में आपको दे के रखी है। क्लॉडे लेवी-स्ट्रॉस हमारे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो इनके बारे में मैंने टर्म जो इनके हैं उन्हें डिस्कस किया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वर्क। Now, next question we have here is, a new series called New Accents was launched by Methuen in 1977. The first title to be published in the series was, अब सबसे पहला जो टाइटल इस सीरीज में पब्लिश हुआ तो वो कौन सा है? And that is your structuralism and the semiotics. बाकी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। ये 1977 में आपका पब्लिश हुआ था, किसके द्वारा? टेरेंस हॉक्स इज द पर्सन हु रॉट दिस, राइट। Now, New Accents आपका है क्या? New Accents is a series that rapidly changed the face of literary studies. Its clear and concise volumes brought the latest in literary theory to students and academics and paved the way for undergraduate teaching on essential new topics and approaches. ठीक है, यहाँ पे क्या लाया? Latest in literary theories. कंसाइज वॉल्यूम्स लाया, किस पे? लिटरेरी थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे ये नई कंसाइज थ्योरी लाया। क्योंकि लिटरेरी थ्योरी जब आपका स्टार्टिंग में आया तो लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल हुई, परेशानी हुई कि लिटरेरी थ्योरी है क्या। तो इसमें न्यू एक्सेंट्स का एक कंट्रीब्यूशन रहा इन चीज़ों को समझाने में कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, सिमियोटिक्स क्या है, फॉर्मलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, ठीक है। तो इसके लिए न्यू एक्सेंट्स का एक कंट्रीब्यूशन है इसमें। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे वर्क है वो है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड द प्रैक्टिस बुक बाय क्रिस्टोफर नॉरिस, जो कि आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये पब्लिश्ड है आपका 1822 में। दूसरा है फॉर्मलिज्म एंड हमारा मार्क्सिज्म, विच इज पब्लिश्ड इन दी 1979. And then we have the Making a Difference Feminist Literary Criticism, which is here the fourth option, written by the Gail Green and the कोपेलिया खान इन 1985. तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर कोई ऑप्शन में चीज देके रखी है मींस वो नेक्स्ट टाइम आपसे पूछी जा सकती है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। PDF आपको अवेल हो जाएगा ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। नाउ इन लिटरेरी स्टडीज स्ट्रक्चरलिज्म प्रमोट्स, जो आपकी लिटरेरी स्टडीज है इसमें स्ट्रक्चरलिज्म प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है? न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। नहीं, हमने पढ़ा है कि इस ऑल अबाउट सिग्निफाइंग रेफरेंस के बारे में। एक तो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है कि हम चीजों को रेफरेंस में समझते हैं, ठीक, आइसोलेशन में नहीं समझते, हम रेफरेंस में समझते हैं। जो उनके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ मीनिंग, ठीक है। वैसे द व्यू दैट लिटरेचर इज वन सिग्निफाइंग प्रैक्टिस अमंग अदर, हाँ ये है, इट्स अ सिग्निफाइंग प्रैक्टिस अमंग अदर।
सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ लिटरेरी नहीं, आर्केटाइप्स आपकी अलग चीज है, ठीक है, आपके आर्केटाइप्स आपकी अलग चीज है, इसे हम थ्योरी में कवर करेंगे आपके, विच विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। Then we have the fourth one here, that the unstable structure of systems of signification नहीं, unstable नहीं है, so the second one is the right one here, ठीक है। Second जो option है वो आपका सही है। Then we have here I have given that what archetypes actually are. Archetypes होते क्या? Archetypes आपके myths होते हैं, ठीक है, जो हर जगह एक से होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, हम उन्हें हिस्ट्री से लेके देखते हैं और वो हर जगह हमें सिमिलर सिमिलर दिखते हैं। मान लो लाइक योर ट्रूथ, लाई, ठीक है, ये हर जगह एक ही है, सच और झूठ की बात, ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज एवरीवे द सेम, ठीक है, और ये रेपिटेटिवली हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है। ये ऐसी ऐसी चीजों को ही मीथ कहते हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल में आपको यहाँ पे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे के रखी है कि इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म दोज इमेजेस, फिगर्स, कैरेक्टर, टाइप, सेटिंग, स्टोरी पैटर्न्स दैट अकॉर्डिंग टू द स्विस एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट कार्ल गुस्ताव जंग आर यूनिवर्सली शेयर्ड बाय द पीपल अक्रॉस द कल्चर। ये पूरे कल्चर में शेयर की जाती है। आपका कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई मूवी है, उसमें प्रोटैगोनिस्ट होगा, प्रोटैगोनिस्ट होगा, उसमें एंटैगोनिस्ट होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, एंटैगोनिस्ट होगा। तो प्रोटैगोनिस्ट एंड एंटैगोनिस्ट उसमें होंगे ही होंगे, और ये प्रोटैगोनिस्ट एंटैगोनिस्ट आपको पूरी दुनिया के हर एक मूवी में, हर एक नॉवल में, हर एक प्ले में देखने को मिलेंगे। ये ऐसे फिगर्स हैं, राइट, जो आपके यूनिवर्सली पाए जाते हैं। सो दैट्स व्हाट योर आर्केटाइप टॉक अबाउट, ठीक है। एंड हु like have given this theory, who have given this theory? Here we have this Swiss analytical psychologist Carl Gustav Jung, right? Okay, now let's move further. The structural analysis of science was practiced by, अब structural analysis of science है क्या, ठीक है, और इन्हें किसने प्रैक्टिस किया था? मिशेल फुकोल्ट को हम जानते हैं, ही इज नॉट द वन। जैक्यूज लकान आपका साइको एनालिटिकल का एक थियरिस्ट है, ही इज लाइक ही हैज गिवन हिज कंट्रीब्यूशन टू द साइको एनालिटिक्स। जूलिया क्रिस्टेवा, right, her contribution to the postmodern theory, intertextuality, right, इन्हें हम कवर करेंगे इन अपकमिंग थियोरी वीडियोस। सो रोलैंड बार्थ इज द वन हु हैज प्रैक्टिस दिस। अब ये चीज है क्या, SZ करके इनका एक वर्क है जो 1970 में पब्लिश होता है, ठीक है। रोलैंड बार्थ के स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ सेरासाइन, द शॉर्ट स्टोरी है ये एक, by the Honor de Blazek. He was reading this, and while he was reading, he found the 561 units of meaning. ठीक है, कि मीनिंग के कितने यूनिट होते हैं, 561 यूनिट होते हैं, एंड ही कॉल्ड देम लेक्सियस which are divided into the 5 groups, and these are known as your 5 codes or the signs. सबसे पहला है प्रोएटिक कोड। हम चीजों को समझते किस तरह से हैं, एक तो हम चीजों को समझते हैं सीक्वेंस में, एंड दैट्स व्हाट योर प्रोएटिक कोड मीन। फॉर एग्जांपल, इफ इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द मूवी देयर इज अ गन, वहां पे अगर कोई गन रखी है किसी ने, तो पक्का हमें पता है कि वो नेक्स्ट आपके एपिसोड में यूज होनी है। तो सीक्वेंस के थ्रू हम चीजों को समझते हैं। अगर कोई आदमी, इफ समबडी इज स्लीपिंग इन द फर्स्ट एपिसोड, सो वी आर प्रीटी श्योर दैट ही विल वेक अप इन द सेकंड वन, इन द नेक्स्ट मोमेंट ही विल बी वेकिंग अप। तो सीक्वेंस से हम क्या करते हैं, चीजों का पता हमें चल जाता है। That's what proetic code is. Then we have hermeneutic code. Hermeneutic code is about the interpretation, ठीक है, which is the work of guessing, कि हम guess करते रहते हैं, और through guess भी हम meanings find out करने की कोशिश करते हैं, and that is the second way to know the meanings. Now semic code, अब meaning हर आदमी के लिए अपने अपने हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड हो, कोई भी साइन हो, उसका इनहेरेंट कोई खुद में मीनिंग नहीं है कंप्लीट। मीनिंग्स आर गिवन टू देम बाय द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, बाय पीपल। मीनिंग्स आर बेस्ड ऑन द कन्वेंशन, उसका कोई रूट नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आप यू नो कि आप किसी भी चीज को, आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम क्यों समझते हो, ठीक है, प्रॉब्लम को आप ऐसे ही क्यों लिखते हो, ठीक है, आपके पास कोई लॉजिक, लाइक यू डोंट हैव एनी लॉजिक फॉर दिस, ठीक है। तो वो चीज है कि हर इंसान का अपना एक मीनिंग है, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे है। सेमी कोड की बात आती है, सेमी कोड में आता है स्टीरियोटाइप। क्या आता है, स्टीरियोटाइप आता है। स्टीरियोटाइप में क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ विडो लेडी, ठीक है, इफ समबडी इज वेयरिंग द व्हाइट क्लॉथ, इफ अ वुमन इज वेयरिंग द व्हाइट क्लॉथ एंड हैव नो सैफरन ऑन हर फोरहेड,
सो हाउ विल यू लुक एट हर एज अ विडो? ये क्या है? एक स्टीरियोटाइप है, जरूरी नहीं है, कोई औरत ऐसी भी हो सकती है that if she likes to wear the white clothes and no saffron on her forehead, maybe she is married and her husband is alive, ठीक है, पर स्टीरियोटाइप इस तरह से है कि हम इन्हें उसी तरह से इंटरप्रेट हम करते हैं जिस तरह से वो अभी तक फॉलो किए जा रहे हैं, तो सेमिक कोड कहते हैं स्टीरियोटाइप्स को, ठीक है। अगर कोई आदमी है और वो व्हाइट क्लोथ्स उसने पहने हैं, ठीक है, उसने व्हाइट क्लोथ्स पहने हैं और सिर पे टोपी डाली है, ठीक है, और आपका नेहरू जैकेट पहना है, तो आप उसे क्या समझेंगे? आप उसे नेताजी समझेंगे। तो क्या ये स्टीरियोटाइप्स है? अब कोई आदमी शायद लाइक ना हो नेताजी और ऐसे कपड़े आपके पहनना पसंद करता हो, ठीक है, तो वहां पे तो वो चीज आपकी सही नहीं होगी। बट स्टीरियोटाइप्स इस तरह से है कि जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं या ऐसी चीजें जो करते हैं, उन्हें या तो नेताजी कहते हैं या विडो कहते हैं। तो ये है सेमिक कोड जो कि स्टीरियोटाइप पे बेस्ड है, ठीक है, कल्चरल ये चीजें हैं। अगला है कल्चरल कोड जो कि आपका सिमिलर ही है आपके सेमिक कोड से। कल्चरल कोड में क्या होता है, जो चीजें आपके कल्चर का पार्ट होती हैं और वही चीज आपकी कहाँ दी है, आपके बुक्स में भी दी है, तो हमें उन चीजों को समझना इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है ऑफ द वर्ड राज। अब राज वर्ड क्या है? जो ब्रिटिश राज है, ठीक है। अब ये चीज हम सबको पता है, तो ये शेयर्ड एक चीज है और सब लोग इस चीज के बारे में जानते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू टच समवन्स फीट, ठीक है, आप किसी के पाँव छूते हो और इस चीज को बताया गया है, तो हमारे लिए इस चीज को समझना इजी होगा दैट इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट व्हिच इज बीइंग गिवन टू द एल्डर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इस तरह से हमें मीनिंग उसके जानना इजी हो जाता है अगर कोई चीज हमारे कल्चर का हिस्सा है तो, और उसे वहां पे लाइक मेंशन किया गया है, सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट, राइट। फिर आता है सिंबॉलिक कोड। अब सिंबॉलिक कोड में क्या बात करते हैं ये? इन सिंबॉलिक कोड दे से दे टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस। अब मैंने यहाँ स्टीरियोटाइप के बारे में आपसे कहा कि व्हाइट कलर है, ठीक है, अगर कोई somebody व्हाइट आप अगर किसी ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है तो उसका मतलब है विडो। और विडो का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस क्या है विडो का, उसे क्या आप ड्रॉ करते हैं? कि ब्रेकअप है, एक डार्क लाइफ है, एक बहुत ही बर्डनसम लाइफ है, ठीक है, हैवी हार्ट है, बहुत ही डार्क फेज ऑफ लाइफ है। आपका जो व्हाइट कलर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? उसका सिग्निफिकेंस है पीस से रिलेटेड, दैट देयर इज अ पीस, ठीक है। एक होता है साइन, एक होता है आपका सिग्निफाइड। तो व्हाइट कलर आपको क्या बताता है? इज अ साइन ऑफ पीस, इज अ सिंबल ऑफ पीस, तो उसे कहते हैं हम आपका सिंबॉलिक, जहां पे हम चीजों का सिग्निफिकेंस समझते हैं, ठीक है। ओके, तो बाथिस का जो एनालिसिस है वो इन्फ्लुएंस है किससे? स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक्स फर्डिनेंड दे सॉसियर से, ठीक है। एंड बाथिस एंड सॉसियो एम टू एक्सप्लोर दी एंड डिमिस्टिफाई द लिंक बिटवीन अ साइन एंड इट्स मीनिंग through the, and he has used here in this 5 code that we have just mentioned. Now next यहाँ पे क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के बारे में मैंने कहा था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरलिस्ट है। सो इनका यहाँ पे वर्क है स्ट्रक्चरलिस्ट एंथ्रोपोलॉजी 1958, and he used the structuralism to analyze the cultural phenomena like mythology, kinship, food preparation। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू इन चीजों को समझा। He employed the concept of Lang and Parole। Parole है जो आपको दिखता है, ठीक है, Lang है उसके पीछे का स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो जो चीज हमें अभी दिख रही है जो बनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्डिंग दिख रही है, यू कैन सी दिस बिल्डिंग हियर, राइट, ये बिल्डिंग आपको भी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, आपको इसमें शीशे दिख रहे हैं, आपको दरवाजे दिख रहे हैं, खिड़कियां दिख रही हैं, आपको खाली बाहर का इसका एक ढांचा दिख रहा है, पर जिस चीज पे ये चीज खड़ी है, जो इसका स्ट्रक्चर बना है, वो आपको नहीं दिखता, उसे कहते हैं हम लैंग। ओके, सो हिज सर्च फॉर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है, ह्यूमन माइंड का भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है, वो हमें किस में दिखता है? आपके बिहेवियर में दिखता है, ठीक है, जो कि किस पे फॉर्म हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है उसका? आपकी कंडीशनिंग, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, आपकी आपका फ्रेंड सर्कल, आपके हैबिट्स, उस पे वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो क्या है वो हमें हमें दिखता नहीं, हमें क्या दिखता है? आपका बिहेवियर दिखता है। तो आपका जो आप लोगों के साथ बिहेव करते हो वो है आपका पैरोल। जिस चीज पे आपका माइंडसेट बिल्ड हुआ है उसे कहते हैं हम लैंग। ओके, so now his first term here is a culinary triangle. Culinary triangle is a concept given by the Claude Lévi-Strauss. It involved the 3 types of cooking के बारे में,
ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ कुकिंग, जिसमें क्या आता है आपका बॉइलिंग, रोस्टिंग एंड स्मोकिंग। अब कुकिंग इतने तरह से होती है, अगर मैं कुकिंग आपको वर्ड एक बोलता हूँ तो आप क्या समझेंगे? आप उसे बॉईल करेंगे, आप उसे रोस्ट कर सकते हैं, आप उसके स्मोक के थ्रू आप उसे पका सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको एक मीनिंग, आपको एक लाइक क्लियर होता है कि अलग अलग चीजें एक पूरे मीनिंग को फॉर्म करती है। तो यही तो स्ट्रक्चरलिज्म है, और यहाँ पे देखो उन्होंने इस चीज को यूज भी किया है। ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। फिर है ब्रिकोलेज। अब ब्रिकोलेज क्या होता है? आपने DIY वीडियोस देखे होंगे, आपके शॉर्ट्स भी चलते हैं, आपके रील्स भी बनते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप देखते हैं कि लोग अलग अलग चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपका पेन हो गया, आपका पेपर हो गया, क्लोथ्स हो गया, कोई और चीज़ें होगी, लाइक आपके कोई ट्यूब्स हो गए, बॉटल्स हो गए, उनको इकट्ठा करके हम कोई लाइक एक चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई आर्टिफैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन आप क्रिएट करते थे, कभी आप अपने कागज़ को काट के थोड़ा बोतल यूज़ करके कुछ आप चीज़ बनाते थे, कोई फिरकी बना ली, कोई टॉय बना लिया, ठीक है। तो ब्रिकोलेज उसे कहते हैं कि जहां पे हम बहुत सारी लाइक डाइवर्स रेंज ऑफ थिंग्स वी यूज टू 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 क्रिएट समथिंग, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ब्रिकोलेज कहते हैं। अब इन्होंने इस टर्म को कहां पे यूज किया है? ही द कंसेप्ट ऑफ ब्रिकोलेज टू रेफर टू द प्रोसेस दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द मिथिकल थॉट। तो अलग अलग चीजों से ही मिथिकल थॉट भी बनते हैं, ये मानना है क्लॉडे लेवी-स्ट्रॉस का। अब लेवी-स्ट्रॉस ने एक और टर्म यहाँ पे कॉइन की है जिसे कहते हैं माइथीम, which is the smallest component part of a myth, and propose it that these mythemes may be studied synchronically। synchronically मतलब at present वो क्या चीज है, और diachronically कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, ठीक है। एट द पास्ट हाउ दोज थिंग्स वर। डायक्रॉनिकली आप चीज जानते हो कि कोई चीज आपके पास अभी है, फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप है, वो अभी अभी किस तरह से है, उस पे ये डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप कितना अच्छा है कितना बुरा है। आपका हो सकता है लाइक इन द पास्ट टू पीपल मेट एंड दे वर वेरी हैप्पी, तो आप उसके बेस पे उस रिलेशनशिप का लाइक मीनिंग आप नहीं बता सकते, ठीक है, हिस्ट्री के बेस पे। पर अभी चीजें किस तरह से रन कर रही हैं, तो हम दोनों तरीकों से यहाँ पे लाइक चीजों को हम समझते हैं। डायक्रॉनिकली आप हिस्ट्री में देखते हैं, कोई आपका एक वर्ड है वॉर, बार बार वॉर ही वर्ड आ रहा है, ठीक है। वॉर, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर भी था, ठीक है, तो वहां का भी आप रेफरेंस समझ सकते हैं कि वॉर क्या होता है, ठीक है। वॉर, क्या एग्जाम्पल दिया मैंने, ओके वेल, वॉर, ठीक है। अब इसका पास्ट क्या है, इस वर्ड का क्या लाइक हिस्ट्री क्या है इस वर्ड की, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, और अभी एट प्रेजेंट इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो दो तरीके हैं इस वर्ड का मीनिंग आपका जानने के, ठीक है। एक तो है कि हम जाते हैं हमेशा हिस्ट्री में कि ये चीज कहाँ पे क्रिएट हुई है, और एट प्रेजेंट ये चीज क्या है, ठीक है। सिंक्रोनिकली एंड डायक्रॉनिकली, ये दो चीजें हैं। टू एनालाइज द डीप स्ट्रक्चर ऑफ मिथ हम इसे यूज करते हैं, ओके। अलग इनकी एक थ्योरी है, अलग फिर से इनकी एक टर्म है यहाँ पे जिसे कि अलायंस थ्योरी हम कहते हैं। अलायंस थ्योरी होती है कि दो लोगों के बीच का ना रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल कि रशिया के बीच और इंडिया के बीच के क्या है, रिलेशनशिप्स हैं, दोनों के बीच रिलेशनशिप है, क्योंकि रशिया इंडिया की हेल्प करेगा और इंडिया रशिया की हेल्प करेगा। तो ये क्या होता है, एक स्पोर्ट का रिलेशनशिप होता है, वे वी सपोर्ट ईच अदर। अलायंस, एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम अलायंस, ठीक है। अलायंस थ्योरी originated from the work of Claude Lévi-Strauss in his work called the Savage Mind, ठीक है, 1962। Lévi-Strauss argued that alliance are formed based on the principle of reciprocity। हम लेन देन पे, ठीक है, इंडिया रशिया की हेल्प करेगा, रशिया इंडिया की हेल्प करेगा, ठीक है, हमें ये क्रूड ऑयल देंगे, राइस देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। He suggested that group exchanges goods and services in order to maintain a balance between that they give and what they receive। give and take पे क्या जो रिलेशनशिप है उसे अलायंस हम कहते हैं। अब ये जो अलायंस की आपकी थियरी है, ठीक है, उसमें आपके लाइक चार चीजें हैं। द थ्योरी सजेस्टेड दैट द फोर मेन रीजंस व्हाई ग्रुप माइट हैव अलायंस। एक तो चीज है कि टू गेट एक्सेस टू रिसोर्सेज दैट आर नॉट अवेलेबल इन देयर ओन एनवायरनमेंट। आपके पास शायद चीजें नहीं है तो आप दूसरे से लेना चाहेंगे। दूसरी चीज है कि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फ्रॉम डेंजर, आप अपने आप को बचाना चाहेंगे। देयर इज अ वॉर, यूक्रेन की हेल्प की थी किसने, अमेरिका ने, ठीक है, तो उनके बीच एक अलायंस है, ठीक है। तीन, टू गेन पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस, उसके लिए आप अलायंस करते हो, ठीक है। टू गेन सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज, उसके लिए आप रिलेशनशिप फॉर्म करते हो लाइक बड़े बड़े लोगों से। फिर
आता है आगे अलायंसेस। अलायंसेस कैन बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ग्रुप्स, ठीक है, ये चीज हमने समझ ली है। इसी चीज को बार बार यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाने के लिए आपको यहाँ पे लाइक डेफिनेशन दी है, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। फिर हमारा आता है फ्लोटिंग सिग्निफायर। अब फ्लोटिंग सिग्निफायर क्या है? फ्लोटिंग सिग्निफायर है इज आल्सो नोन एज एम्प्टी सिग्निफायर। Signifier without a referent in semiotics and discourse analysis such a word that points to no actual object। जिस वर्ड का कोई मीनिंग ना हो, जिस साइन का कोई सिग्निफाइड ना हो, उसे कहते हैं फ्लोटिंग सिग्निफायर, ठीक है। एंड डेनियल शेंडलर डिफाइंस द टर्म एज अ सिग्निफायर विद अ वॉग हाईली वेरिएबल अनस्पेसिफिएबल और नॉन एग्जिस्टेंट सिग्निफायर, जिसका कोई सिग्निफाइड ही नहीं होता। As such, a floating signifier may mean different things to different people. They may stand or many for many or even signifiers. They may mean whatever their interpreters want them to mean. उसका कोई एक मीनिंग नहीं होता, कई मीनिंग्स होते हैं और मीनिंग होता भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक चीज पे आप टिक के नहीं रहते हो, वो फ्लोटिंग वो फ्लोट करता रहता है, वो तैरता रहता है अपने मीनिंग की तलाश में।